नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। बैठक, नड्डा, सीएम योगी और पंकज चौधरी समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। यूपी में कोडिन सिरप पर सियासत गर्म, बोले अखिलेश, कालीन भैया, कोडिन भैया और सब पर चले बुलडोजर। बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप में 9 साल बाद आया फैसला, जघन्य अपराध के लिए 5 आरोपी दोषी करार। रायबरेली में महिला बीएलओ की संदिग्ध परिस्थितियों में बाके से काटकर हत्या, आरोपी ने जहर खाकर खेत में जाकर दी जान। गाजियाबाद में एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई, मुरादनगर महिला पिंक बूथ प्रभारी प्रियंका सिंह 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। यूपी में 2 दिन भयंकर ठंड और कोहरे का अलर्ट, धूप को तरस रहे लोग, दिन में छाया अंधेरा, 11 शहरों में स्कूल बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और लखनऊ से खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश, सड़क हादसे पर वीसी के जरिए अफसरों को निर्देश दिए हैं। यूपी डीहा के लापरवाह अफसरों के सीएम ने जो पेच हैं वो कसे हैं। और बैठक में यूपी डीहा, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, पुलिस के अफसर मौजूद रहे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए। लखनऊ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और मनीष तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली है, निर्देश जारी किए हैं, क्या कुछ खास निर्देश दिए, बताएं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है आज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। और ये बैठक 5 बजे से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन जिस प्रकार से जो है आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काफी सख्त दिखे। उन्होंने सबसे पहले जो है सीएम डीसी के माध्यम से जो है एक्सीडेंट के मामले में अधिकारियों को जो है निर्देश जारी किया कि जिस प्रकार से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनको उस पे जो किस प्रकार से रोक लगे। वहीं पर जिस प्रकार से लापरवाही के मामले, जहां पर बैठक के दौरान चाहे यूपीडा हो, ट्रांसपोर्ट हो, हेल्थ हो या पुलिस, सभी को जो है उनके द्वारा जो है निर्देश जारी किए गए। किसी प्रकार की लापरवाही पाने पर उनके द्वारा एक्शन लेने की बात कही गई। तो जिस प्रकार से आज जो समीक्षा बैठक में जो एक कयास लगाया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से जो कमियां या खामियां जिन विभागों में मिल रही हैं उन पर उनको लेकर के जो बैठक कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई निर्देश जारी करेंगे। जिसमें सबसे अहम अगर पॉइंट देखने को मिला है, जिस प्रकार से इन सभी विभागों के अधिकारियों को जो है साफ तौर से उनकी तरफ से निर्देश दिया गया है कि अगर आगे से किसी प्रकार की कोई लापरवाही पाई जाएगी, किसी की गलती पाई जाएगी, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे यूपीडा हो, तो चाहे वो पुलिस विभाग हो, हर एक को जो है उन्होंने हिदायत दी है, निर्देश दिया है कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ये आज उनके द्वारा जो है इन विभागों को जो है उनके द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर है, यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक कल, सरकार और संगठन की एक साथ होगी बैठक। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी होंगे शामिल, यूपी बीजेपी संगठन महामंत्री धर्मपाल होंगे शामिल, सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल होंगे। एसआईआर समेत विभिन्न अभियानों को लेकर चर्चा होगी। और मनीष हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, कल अहम बैठक होने वाली है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल होंगे, क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है इस बैठक का? जी, सबसे बड़ा अगर एजेंडे की बात की जाए, जिस प्रकार से कल जो है इंदिरा गांधी
राजस्थान में जो है ये बैठक रखी गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही जो है दोनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी और साथ में ब्रजेश पाठक इस बैठक में रहेंगे। संगठन के साथ साथ जो है प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। कहा जाए जिस प्रकार से धर्मपाल जो संगठन के महामंत्री हैं वो भी इस बैठक में होंगे। जिस प्रकार से अभी जो चीजें निकल के आ रही है, सबसे अहम बात जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस भी जिले में जा करके अपने जो कार्यकर्ता हैं या उनके साथ जो है एसआईआर को लेकर के जो है उनके द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि एसआईआर का जो चल रही है उसमें जो नाम कटे तो केवल लोगों के नाम कटे, केवल सही लोग के नाम ना कटे। जिस प्रकार से उनके द्वारा एक बयान और भी दिया गया था कि 4 करोड़ लोगों के एसआईआर में नाम कट रहे, इसको लेकर विपक्षी दल में सवाल भी उठाया था कि उनको कैसे मालूम चल गया कि 4 करोड़ लोगों के नाम कट रहे। हालांकि जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है मुख्य निर्वाचन आयोग ने बताया है कि करीब 2.95 करोड़ लोगों का पता नहीं चल पा रहा है, इसको लेकर के उनके द्वारा जो तारीख बढ़ाने की मांग की गई थी, तारीख ली है, लेकिन उसके बाद भी ये आशंका जत रही है कि इससे नाम कट रहे। इसी को लेकर के सबसे बड़ा पॉइंट यही रहेगा कि एसआईआर में जो है सभी पार्टी के जितने भी मंत्री, कैबिनेट मंत्री और सभी विधायक, उनके कार्यकर्ता जो भी हैं इस एसआईआर की प्रक्रिया को सही तरीके से कराएं, किसी प्रकार की लापरवाही। तो एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अहम बैठक होनी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी। बागपत से खबर है, आवारा कुत्तों का मासूम पर जानलेवा हमला। 6 साल की बच्ची को आवारा कुत्तों ने घायल किया है। परिजनों ने किसी तरह कुत्तों से मासूम को बचाया है। गंभीर घायल बच्ची जिला अस्पताल में भर्ती। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, गंभीर रूप से बच्ची घायल हुई। हरदोई से खबर है, हरियाणा पुलिस की कस्टडी से फरार आरोपी गिरफ्तार। फरार आरोपी को जिला पुलिस ने 5 घंटे में गिरफ्तार किया है। चरखी दादरी से रायबरेली ले जाते समय फरार हुआ था आरोपी। हरियाणा साइबर क्राइम थाना अध्यक्ष ने डायल 112 को दी सूचना पाते ही आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस सक्रिय हुई। थाना बिलग्राम का प्रकरण है। हरियाणा पुलिस अपने एक अभियुक्त मंजीत महतो को लेके जनपद रायबरेली एक अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु जा रही थी। रास्ते में वह बिलग्राम थाना क्षेत्र अंतर्गत ड्राइवर ढाबे पे रुक गए थे। रात्रि को मौका पाकर अभियुक्त हरियाणा पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। उनके द्वारा डायल 112 पे सूचना दी गई। प्राप्त सूचना पर बिलग्राम पुलिस मौके पे पहुंची। पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी स्कीम लागू करते हुए अभियुक्त की तलाशी प्रारंभ की गई, जिसमें जनता के लोगों को भी लगाया गया तथा 5 घंटे के अंतर्गत संबंधित अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। खबर लखनऊ से, अटल जी की जयंती पर प्रधानमंत्री राष्ट्र को राष्ट्र प्रेरणा स्थल समर्पित करेंगे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल लोकार्पण कार्यक्रम की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, ठंड के बीच किसी को समस्या ना हो। 2 लाख लोगों की उपस्थिति में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण होगा। राष्ट्र प्रेरणा स्थल लोकार्पण समारोह के कारण लखनऊ का सामान्य यातायात भी प्रभावित होगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। और खबर कन्नौज से, जहां साध्वी प्रज्ञा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कार्यक्रम के दौरान हिजाब हटाए जाने का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिजाब से पता नहीं चलता कि बुर्के के पीछे सलमा है या सलमान। साध्वी ने हिजाब को इशारों से आतंकवाद से जोड़ते हुए कहा कि पता नहीं रहता है कि कब कौन बम विस्फोट करके निकल जाए। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है वो किट जी स्कूल का कार्यक्रम बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा।
उसमें मैं चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पधारी। आज आज हर तरफ महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, लेकिन बिहार में जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला का हिजाब हटा दिया, उस पर क्या कहना है? देखिए, महिला का सम्मान की जहाँ तक मैं बात समझती हूँ, सम्मान करते तो सम्मान होता है। दूसरी बात, नीतीश जी डिग्री बांट रहे थे, वहां कोई मुंह दिखाई नहीं करने जा रहे थे, और नीतीश जी ने ठीक किया, क्योंकि हिजाब नहीं हटाया, हल्का सा उसको कहा कि बेटा शकल दिखाओ, पता नहीं चलता कि इस बुर्के में सलमा है या सलमान है, और बुर्के के अंदर कौन बम विस्फोट करके चला जाए। इसीलिए नीतीश जी ने जो किया ठीक किया। खबर बुलंदशहर से मां बेटी से दरिंदगी के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। साल 2016 में हुए जघन्य अपराध के 5 आरोपियों को 9 साल बाद दोषी करार दिया गया। अपर जिला जज ने मां और नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में सभी 5 दोषियों को सजा सुनाई। प्रोसिक्यूटर ने अदालत के सामने हैवानियत की पूरी कहानी रखी। मामला 29 जुलाई 2016 का है, जब एक ही परिवार के 5 सदस्य कार से नोएडा से शाहजहांपुर जा रहे थे और कोतवाली देहात क्षेत्र के NH 91 पर दोस्तपुर गांव के पास आरोपियों ने सड़क पर बैरिंग डालकर कार रुकवाई। इसके बाद परिवार को खेत में ले जाकर मां बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। लंबे समय बाद आए इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। आज उसमें जो 5 मुलजिम थे उनको दोष सिद्ध किया गया है। ये बहुत हाईलाइटेड मैटर था। इसमें घटना वाले दिन पीड़ित परिवार नोएडा से शाहजहांपुर अपने परिजन की 13वीं में शामिल होने के लिए जा रहा था। जैसे ही परिवार दोस्तपुर कोतवाली देहात पर पहुंचा, वहां पर इनको गाड़ी में किसी ने कुछ फेंका है, तो उसको देखने के लिए वो गाड़ी से उतरे। जब गाड़ी से वो उतरे तो उनको 5 से 7 लोगों ने गन पॉइंट पे ले लिया, और गन पॉइंट पे लेने के बाद जो मेल विक्टिम उसमें वादी का भाई और वादी का भतीजा था, जिनको उतार वो लोग मारपीट की और उनको जंगल में ले गए। और रायबरेली के लालगंज थाना क्षेत्र के जगतपुर बिचकौरा गांव में शनिवार दोपहर एक BLO महिला का खून से लथपथ शव मिला। महिला की पहचान सीमा के रूप में, जो कि BLO थी, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी राम सुमेर ने जहरीला पदार्थ खा लिया। आरोपी राम सुमेर का शव खेत में मिला। पुलिस ने आरोपी राम सुमेर के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और कानपुर के नरवल तहसील सभागार में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया। युवक ने शिकायतों पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया और मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए युवक को सुरक्षित बचा लिया। करबिगवा साड़ गांव निवासी रानी सिंह का आरोप है कि गांव के ही सत्येंद्र, अभय सिंह और अखिलेश सिंह ने उनके घर की नाली तोड़कर बंद की थी, जिससे उनके कच्चे मकान में पानी भर रहा था। आरोपी फिर बंद कर धमकी देते हैं और पीड़ित परिवार ने नरवल थाना और तहसील में कई बार शिकायत की। समाधान दिवस में आत्मदाह का प्रयास किया गया। और लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील परिसर में जन सुनवाई दिवस आयोजित किया गया। जन सुनवाई की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी अजय जैन ने की और तहसील दिवस में कुल 73 शिकायतें दर्ज की गई। तहसील दिवस के दौरान अधिवक्ता संघ ने तहसील प्रशासन की कार्यशैली से असंतोष जताते हुए नारेबाजी की। वहीं अमर शहीद विवेक सक्सेना की 78 वर्षीय माता श्रीमती सावित्री सक्सेना ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 2003 में शहादत के बाद भी परिवार को सरकारी सुविधाएं अब तक मिली नहीं है।
और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर अमरोहा से, जहां तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम निधि गुप्ता वत्स ने फरियादियों की सुनवाई कर मातहतों को त्वरित निस्तारण कराने के निर्देश दिए। समाधान दिवस में कुल 28 में 4 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कराया गया, जबकि बाकी बचे पंजीकृत पत्र विभागाध्यक्षों को त्वरित गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए निर्देशित सहित सौंप दिए गए। कार्यक्रम में एसपी अमित कुमार आनंद भी मौजूद रहे। और फर्रुखाबाद में तहसील अमृतपुर के विकासखंड राजेपुर की ग्राम सभा अगला हुसा के प्राथमिक विद्यालय में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में आए हुए ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई, उनकी समस्याओं को सुनाया गया। अधिकारी के दौरान ग्राम के 18 साल से ऊपर के युवक युवतियों के फॉर्म 6 भरने की प्रेरित किया। सभी जान रहे हैं, जमा कर दिए हैं, वोटर लिस्ट में नाम है, नाम पहले से है। और खबर हमीरपुर से, हमीरपुर में मनरेगा योजना के तहत चल रहे एक चक्रोड निर्माण कार्य में बाल श्रम का मामला सामने आया। मामला कुरारा ब्लॉक के जखेला गांव के जल्ला संपर्क मार्ग का है। मनरेगा के तहत निर्माण कार्य के लिए मास्टर रोल में 120 मजदूरों का नाम दर्ज किया गया था, लेकिन के न्यूज इंडिया के रियलिटी चेक में यह सामने आया कि पुरुषों की भीड़ के बीच 2 नाबालिग बच्चों को मिट्टी उठाते और फावड़ा तसला लेकर काम करते देखा गया। वीडियो में एक युवक मासूमों से जल्दी मिट्टी खोदने और काम करने के लिए कहता हुआ नजर आ रहा है। हम मौजूद हैं कुरारा ब्लॉक के जखेला गांव के पास, जहां आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त जखेला गांव के पास ही जल्ला से जाने वाले संपर्क मार्ग के चक्रोड निर्माण कार्य चल रहा है। तो वहीं देख सकते हैं किस तरह इस मनरेगा के काम में बच्चों को भी संलिप्त किया गया है। बच्चे यहाँ फावड़ा हाथ में है और मिट्टी खुदाई का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरा जो बच्चा है वो मिट्टी तसले में डालने का काम कर रहा है और तसले से उस मिट्टी को दूसरी जगह पहुंचा रहा है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर जो जिम्मेदार अधिकारी है वो किस तरह योजनाओं में बच्चों को मजदूरी पे लगाए हुए हैं, जो एक बड़े सवालिया निशान खड़े कर रहा है। सिद्धार्थ द्विवेदी, के न्यूज इंडिया, हमीरपुर। खबर जालौन से, जहां पिछले 48 घंटों से कड़ाके की ठंड और घना से लोग परेशान हैं। लगातार बढ़ती सर्दी के चलते जनजीवन प्रभावित है, लोगों का आना जाना बाधित है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और जरूरतमंदों को राहत देने के लिए सड़कों पर पुलिस प्रशासन है। यूं तो सर्दी का मौसम चल रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जालौन की, जहां पर पिछले 48 घंटे से लगातार कोहरे की मार से लोगों को जूझना पड़ रहा है। जिस तरीके से सर्दी का सितम शीतलहर से बढ़ती है, ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो कहीं न कहीं लोगों का घर से निकलना भी बंद होना शुरू हो गया है। पिछले 48 घंटे से जिस तरीके से सर्दी ने अपने पैर पसारे, तो कहीं ना कहीं प्रशासन मोड पर आ गया है और जगह जगह अलाव का भी इंतजाम करना शुरू कर दिया है। और शहर की अगर बात करी जाए तो शहर में लोगों के आने जाने के लिए जो है रैन बसेरे का भी इंतजाम किया गया है। हालांकि पिछले 48 घंटे से लोगों का आवाजाही पूर्ण रूप से बंद है, क्योंकि सर्दी का सितम जितनी तेजी से यहाँ पे जो बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को इस सर्दी से बचने के लिए घर पे रहना ही सुरक्षित समझा गया है। लोगों ने कहा है कि जिस तरीके से रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें काम और लोगों को आने जाने पे भी बाधा हो रही है। हालांकि सर्दी को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई। नगर पालिका की ओर से जो अलाव जलाए जाते थे उनकी अभी
की कमी है, ताकि अलाव जो जल रहे हैं वो पूर्ण रूप से सभी जगह अलाव नहीं है। ऐसी सर्दी में कब लोगों को निजात मिलता है, कब लोगों को सर्दी से छुटकारा मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल सर्दी को लेकर अलर्ट जारी है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज, जालौन। और कानपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर इस बार इंटर IIT सांस्कृतिक महोत्सव 8.0 की मेजबानी करेगा। ये महोत्सव 23 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगा। इसमें देश भर के 23 IIT के छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे और आयोजन का उद्देश्य देश की विविध कला परंपराओं को एक साझा मंच पर प्रस्तुत करना और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। 5 दिवसीय इस महोत्सव में कुल 13 सांस्कृतिक विधाओं में 50 से अधिक प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम किए जाएंगे। तो ये इंटर IIT कल्चरल मीट 8.0 है। ये 8वां एडिशन है IIT कल्चरल मीट का, जो इस साल IIT कानपुर करवा रही है। ये 23 से 27 दिसंबर 2025 को हो रहा है। एंड इसमें हम लोग के 5 दिन का इवेंट रहता है, जिसमें 13 आर्ट फॉर्म्स के डोमेन्स हैं। उनमें 50 से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जिसमें सारे IITs से कंटेंट आती है, उनके बच्चे आते हैं, सारे पार्टिसिपेट करते हैं, कॉम्पीट करते हैं फॉर ओवरऑल हमारे सारे डोमेन्स में पोजीशंस के लिए। एंड अल्टीमेटली ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपटीशन रहता है, जो सारे IIT क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, वो पूरे साल इसी के लिए प्रैक्टिस करते हैं एंड अल्टीमेटली इधर आके वो इस चीज़ को अच्छे से परफॉर्म करते हैं। खबर कानपुर से, जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रसार निदेशालय में पोषक अनाजों यानी श्री अन्न पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ किया गया। कत्ती कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि श्री अन्न मानव स्वास्थ्य के साथ मृदा को भी स्वस्थ बनाता है, साथ ही ये जलवायु अनुकूल खेती के लिए बेहद लाभकारी साबित होते हैं। उन्होंने ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, सावा जैसे मोटे अनाज को दैनिक आहार में शामिल करने की अपील की। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जा रहा है, इसमें जो बच्चे लोग ने पार्टिसिपेट किया, अभी शायद किसान लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये केवल अवेयरनेस के लिए, अनाज में जो अवेयरनेस की कमी है उसको बढ़ावा देने के लिए कि भाई इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे आप अपनी डाइट में सुधारेंगे, जैसे भी जो हमारी डीन मैडम ने बताया। तो ये उस तहत ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जा रहा है, ताकि बच्चे लोग अपने घर, गांव, जहां भी से संबंध रखते हैं वहां जाके इसकी चर्चा करें। आज ये मिलेट्स का जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, भारत सरकार ने 2023 में इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर का सेलिब्रेशन किया था। उसके बाद भारत सरकार ने अवेयरनेस प्रोग्राम और ये मिलेट्स का उत्पादन और कंजप्शन बढ़ा है निश्चित रूप से। इसमें भारत सरकार पूरी तरह से सहयोग कर रही है किसानों का, और इससे हमारा यह है जो मिलेट्स की मुख्य धारा से अलग हो गया था, मुख्य धारा में मिलेट्स को लाने के लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि मिलेट्स को सुपर फूड के रूप में हम स्थापित करने की आवश्यकता है। और सीतापुर नहर की माइनर नहर फटने से महमूदाबाद नगर में पानी घुस गया और महमूदाबाद नगर में नहर का पानी प्रवेश करने से खतरा बढ़ता जा रहा है। जानकारी के अनुसार नहर कॉलोनी में 2 से 3 स्थानों पर माइनर फट गई है, जिससे पानी तेजी से बह रहा है। ब्लॉक के सामने स्थित दही बाजार पूरी तरह से पानी हो गया है। और खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।